नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर है एक और वीडियो के साथ। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समान अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे, उसमें से बचे हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, पिछले पार्ट में हम लोग 40 प्रश्नों को देख चुके थे। अब यहाँ से हम लोग बाकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और ये प्रश्न आपका दिया गया है। 1210 को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया ताकि ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 9:10 हो। तो सी को मिलता है, यानी सी का जो हिस्सा है बताना है यहाँ पर। तो साथियों, यहाँ पर जो है सी का जो हिस्सा होगा, आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए अनुपात बी बी अनुपात सी दिया गया है, इसको आप इस प्रकार ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। तो ए अनुपात बी आपका दिया गया है 5 और रेशियो 4, और बी अनुपात सी आपका दिया गया है 9 रेशियो में 10। अब इसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 9 से, तो ए का अनुपात मिलेगा 45, यानी 5 9 45 हो जाएगा। और 4 के गुणा करेंगे 9 में, तो ये 36 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 चौके 40। तो ये अनुपात मिल गया। अब क्या करेंगे, सी का मान निकालने के लिए हम सी का मान निकालने के लिए जो 1210 टोटल दिया गया है, इसमें गुणा करेंगे और ऊपर 40 लिखेंगे, और नीचे जो टोटल आया है 45, 36 और 40, इन सब को जोड़ लेंगे। तो इन सब को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 121। इस मान को आप लोग ऐड करके, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिस्प्ले पे जो है जगह कम है। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 121 10 बार में डिवाइड होगा, और 40 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर मिलेगा 400, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों आपका ये पूछा गया है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है आपका, 5% वार्षिक ब्याज की पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने पर कितना समय लगेगा। तो समय यानी आपसे टाइम पूछा गया है। तो जो अभिष्ट समय यानी टी बराबर होगा, यहाँ पर धनराशि में जो प्रतिशत वृद्धि है कितनी है, 40% है, और जो रेट यानी दर है आर बराबर वो है 5%। तो यहाँ पर लिखेंगे 5% और इसको डिवाइड करेंगे तो ये समय हमारा आ जाएगा 8 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है बीपीएससी टीआरई में। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो घन का आयतन आप सभी लोग जानते हैं, भुजा का क्यू यानी ये होता है। तो इस प्रकार से जब हम इनके अनुपात का, जब भुजा दो घनों के आयतन का अनुपात इतना दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो 8:27 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यू और 3 का क्यू, यानी 3 पे 3 घात और 2 पे 3 घात। अब इसको जब हम लोग भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, तो अगर इसको रूट में लेते हैं तो भुजाओं का अनुपात हमारा जो निकलेगा साथियों, वो 2:3 हो जाएगा। अब सतह के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी में 2 दूना 4 3 त्रिका 9, ये आपका आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, x बराबर 3 y बराबर -2 समीकरण 4px - 3y बराबर 12 का यानी 12 का एक समाधान है, तो p का मान है। तो अब यहाँ पर जो x का मान y का मान दिया गया इस समीकरण में हम रख देंगे। तो ये यहाँ पर हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं, क्योंकि जो मोबाइल स्क्रीन है इस पर जगह कम है। तो 4p हो जाएगा, और x का मान हम यहाँ पर रख देंगे 3, ये 3 हो जाएगा, -3y, y का मान है
-2। तो जब y का मान रखेंगे तो -2, तो माइनस माइनस, चलिए यहाँ पे मैं मान रख देता हूँ, -3 और इंटू -2। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर इक्वल टू यानी 12 यानी 12। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 4 तियाँ 12p, अब माइनस माइनस ये गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा 3 दूना 6। अब ये हो जाएगा 12, यानी कि जो 12p है उधर जाएगा यहाँ से 6, तो 12 में से 6 उधर हम लोग ले जाके माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 6। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 12p बराबर 6। यहाँ पर -6 करेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देख लीजिएगा। तो हमने नहीं लिखा है इसको, एक स्टेप यहाँ पर कम कर दिया है। अब यहाँ पर p का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6/12। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 1/2 देखेंगे कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। बस उसका मान वहाँ पे रख देना है और उसको सॉल्व कर देना है। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था, y² - 7y + 12 का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ से y² - 7y + 12, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा y², और 7 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जो जोड़ने पे भी 7 आए और गुणा करने पे भी, मतलब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि उन गुणनखंडों को जोड़ने पे 7y आए और वो गुणनखंड में मतलब गुणा करने पर 12 मिले। तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, यानी 4y - 3y प्लस में 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y - 4, और यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा y, और माइनस प्लस में गुणा होगा तो -4। अब यहाँ पर आपका मिलेगा y - 3 और y - 4, या फिर y - 4 y - 3। तो देखिएगा यहाँ पर इसमें आप देखेंगे साथियों, तो इसमें कहीं भी ये आपको देखने को आंसर नहीं मिल रहा है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये पूछा गया था आपका साथियों, अवलोकनों यानी आंकड़ों में बहुलक है। तो बहुलक वो होता है साथियों जो दिए हुए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है। आप देखेंगे यहाँ पर 1 1 1 यानी 3 बार ये आया है। 1 कितनी बार आया है? 3 बार। और 9 देखेंगे 1 बार 2 बार और 3 बार, ये भी 3 बार आया है। तो 1 और 9 इसका बहुलक हो जाएगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके मैथ के प्रश्न, जो कि इतना है हुए। अब इसके बाद से जो है, अब आपके जो प्रश्न हैं जीके के हैं, यानी जनरल नॉलेज के। तो आपके जनरल नॉलेज में ही मैथ और रीजनिंग सब एक ही में आते हैं, सामान्य अध्ययन में ही। यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा तंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो यहाँ पर साथियों इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए होगा, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है। अब विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? वो होती है एम्पियर। तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, प्रश्न को बहुत तरह से घुमा के पूछा जाता है। ये धारा की पहचान होती है पूछा गया है, और जो अमीटर होता है एमीटर, इसके द्वारा जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण मापता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों आपसे ये पूछा गया था, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो साथियों यह वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है, पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि? तो साथियों ऐसा इसलिए होता है कि जो पोर्सलिन है ऊष्मा का कुचालक है। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ऊष्मा के चालकता की जो क्रम होता है, एजी, चांदी, कापर
एल्युमिनियम और फिर आयरन लोहा, ये बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा, ये पूछा गया है। तो जो अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब होगा साथियों, वह वास्तविक एवं आभासी दोनों होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है हमेशा आभासी होता है, हमेशा वास्तविक, आभासी और वास्तविक दोनों होता है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर दे दिया गया है निश्चित में से वास्तविक होगा, तो ये भी गलत है, इसलिए हम लोग ई को आंसर यहाँ पर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इसका जो साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जल, H2O, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोनिक एसिड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो यहाँ पर साथियों द्वितीयक प्रदूषक आपका हो जाएगा HF, ऑप्शन बी। और आपका जो है प्राथमिक प्रदूषक में जो है आपके आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो ये आपके प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जीन। अगला प्रश्न साथियों, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम पशुजन्य बीमारी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है, पूछा गया है। तो अजीवीय यानी जीवी, एक होता है जैविक कारक और अजैविक कारक। तो जैविक अजैविक, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जंतु, ये जैविक कारक है। चलेंगे बाकी जो ये देख रहे हैं ऑप्शन में, ये अजीव कारक है। अगला प्रश्न है साथियों, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है साथियों प्रायः पत्तियों पर पाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ पर साथियों कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है इकाई एम्पियर, SI मात्रक इसका होता है एम्पियर। और इसको किससे मापा जाता है, इसमें परिपथ में जो विद्युत धारा है उसको पता लगाने के लिए गैल्वेनियम मीटर का प्रयोग किया जाता है, और इसको मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी ये प्रश्न ऊपर पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यानी रिवाइज कर लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। तो यहाँ पर अपेक्षित मात्रक, यहाँ पर जो आपका होगा ऑप्शन बी, मात्रक विहीन। घनत्व के लिए पूछा गया है मात्रक विहीन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह जो वीडियो है सभी तक पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो साथियों एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो आपको यहाँ पे BPSC तैयारी 4 के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो समय से
आप सभी को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। बस आपका एक छोटा सा सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।